A very special good morning to all of you my lovely students। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होगी, क्योंकि बच्चों आज की क्लास में हम लोग बिहार पैरामेडिकल मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी को कवर करेंगे। दोस्तों यदि आप लोग अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है 121 और 400 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। यानी 121 और 400 के बीच कितनी होल स्क्वायर वाली संख्या आएंगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 121 और 400 के बीच की बात की गई है, तो आप लोग ये बताइए 121 जो है ये किस संख्या का स्क्वायर होता है, किस संख्या का ये स्क्वायर है, किस संख्या का पूर्ण वर्ग है ये। तो आप लोग बोलिएगा ना 11 का, ऑफ कोर्स 11 का है। ठीक है, इसी तरह 400 ये किस संख्या का वर्ग है, ये किस संख्या का स्क्वायर है बच्चों, तो ये 20 का स्क्वायर है ना। तो बस अब आप यही बताइए कि इनके बीच कितनी संख्याएं आएंगी, है ना। 121 और 400 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए एक संख्या हो जाएगी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तो है ही। ठीक है, मतलब 11 से लेकर 20 तक के बीच में आपको बताना है कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, मालूम है कितना होता है, 144 होता है ना। इसी तरह 13 का क्या होता है, 169 होता है, सबका आप जानते होंगे। तो यहाँ पे संख्या का पूछा है कितनी संख्याएं होंगी, है ना, कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। तो देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है 390625 के वर्गमूल में कितने अंक हैं, 6, 5, 4, 3। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा स्टूडेंट कि ये जो 3,90,625 जो संख्या दी गई है ये किस संख्या का वर्गमूल है, ये किस संख्या का वर्गमूल है। यानी पहले आपको इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ इकाई अंक क्या है, 5 है। इकाई अंक क्या है, 5 है ना, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 5 बच्चों बनता कब है, 5 कब बनता है, जब 5 में 5 से गुना किया जाता है या 5 का स्क्वायर कीजिएगा तब जाके ये 5 बना होगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे 5 लिख देना है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर 5 में 5 से गुना करूँगा तो ये 5 बन जाएगा, या फिर 5 का स्क्वायर करता हूँ तो लास्ट का इकाई अंक 5 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या करना है, अब एक अंक छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। ठीक है, अब क्या करना है, एक अंक छोड़ देना है, यानी इकाई के बाद एक अंक को छोड़ दीजिए। तो अब बचा क्या, 3906, 3906 बचा ना। अब यहाँ ऐसी संख्या रखो जिसका स्क्वायर 3906 आए या 3906 से कम आए, यानी 3906 आए, कोई ऐसी संख्या रखना है जिसका स्क्वायर 3906 आए या 3906 से कम आए। तो देखिए तो यहाँ पे मैं 3 संख्या लिखता हूँ, मान लीजिए 60, 61, 62। ठीक है, 3 संख्या मैं लिखा। 60 का स्क्वायर कितना होगा, आप लोग बोलेगा ना सर 3600 हो जाएगा। ठीक है, 61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये होता है 3731 हो जाएगा। और 62 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए जल्दी से बताइए। 62 का स्क्वायर कितना होता है, तो जल्दी 62 में 62 से गुना कर लीजिए, तो ये बच्चों आएगा 3844। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर 63 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3969। देखिए इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ ये देखिए। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखिए जो 3906 आए। यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखना है जिसका स्क्वायर 3906 हो या फिर 3906 से कम हो। तो यहाँ 3906 से कम कौन सी संख्या हो जाएगी, देखिए तो ये तो ज़्यादा हो गया, ये तो 3969 हो गया। इसके पहले आइए 62,
तो देखिए यहाँ पर ये 3844 आ गया, यानी यही संख्या है ना, जो हाँ जो 3906 से कम है। 3906 तो नहीं आएगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो 3906 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। लेकिन 3906 से कम जो संख्या आ रही है वो आ रही है 3844। तो ये 3844 किसका जो है, किस संख्या का स्क्वायर रूट है, तो ये 62 का है। तो यहाँ पे बस 62 कर देना है, बस 625। तो अब इसका वर्गमूल निकालिएगा ना, 390625 का, तो इतना ही आएगा, 625 आएगा। तो पूछा है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुझे बनाना पड़ा, इसीलिए मुझे 2 से 3 मिनट लग गया। अगर आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए होंगे तो ये मात्र जो है 30 से 40 सेकेंड का सवाल है, ठीक है, बहुत ईजी वे में बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक पाइथागोरस त्रिक के 2 बाकी सदस्य जिनमें एक सदस्य 18 है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य होते हैं। याद रखिए, पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक सदस्य का मान 18 दे रखा है, तो बाकी का 2 सदस्य का वैल्यू कितना होगा। तो आइए देख लेते हैं पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य कौन कौन से हैं, है ना। पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य कौन कौन से हैं, पाइथागोरस त्रिक के सदस्य, ठीक है। तो बच्चों जो पहला सदस्य होता है उसका फॉर्मूला होता है 2m, ये पहला सदस्य है। और दूसरा सदस्य जो है ये होता है m² - 1, ठीक है। और जो तीसरा सदस्य होता है ये होता है m² + 1, ये तीसरा सदस्य है, ठीक है। यानी पहला सदस्य 2m हो गया, दूसरा सदस्य m² - 1 हो गया, तीसरा सदस्य m² + 1 हो गया। तो इसमें से बोल रहा है कि जो पहला सदस्य है ना उसका वैल्यू 18 है, यानी 2m बराबर 18 दे दिया है। तो m बराबर कितना आ जाएगा, 18/2 यानी 9। तो आप बताइए m का वैल्यू 9 पता चल गया, तो आप लोग दूसरा और तीसरा यानी बाकी के 2 सदस्य का मान भी निकाल सकते हो। तो अब आप ही बताइए दूसरा सदस्य कितना हो जाएगा। तो m का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा और -1, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में से गया 80, यानी दूसरा सदस्य का वैल्यू कितना आया, 80 आया। इसी तरह तीसरा सदस्य का भी वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये क्या है, m² + 1 है, m कितना है 9 है, 9 का स्क्वायर कीजिएगा 81, 81 में 1 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 का स्क्वायर 81, 81 में 1 जोड़िएगा तो 82, तो कितना आ गया, तीसरा सदस्य 82 आ गया। तो बाकी के 2 सदस्य कितने होंगे, 80 और 82, बाकी के जो 2 सदस्य होंगे वो 80 और 82 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है 91,125 का घनमूल है, यानी 91,125 यह किस संख्या का घनमूल है, 43 का, 34 का, 45 का या 54 का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो भी संख्या दी हुई है इसको लिख लेंगे 91,125, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, तो आप लोग यही बोलिएगा ना सर 5 है इकाई अंक, बोलिएगा ना। इकाई अंक बच्चों क्या है, तो ये 5 है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, 4 ऑप्शन 43, 34, 45, 54, इन चारों ऑप्शन का इकाई अंक को लेकर क्यूब कीजिए। इन चारों ऑप्शंस में, इन चारों ऑप्शंस का क्या कीजिए, इकाई अंक ले लीजिए और उसका क्यूब कीजिए, और जिसके लास्ट में 5 आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहने का अर्थ है बच्चों, जैसे 43 है, इसका इकाई अंक लीजिए 3 है ना, 3 है, तो अब 3 का क्यूब कीजिए, कितना आ रहा है 27 है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि मैं क्या बोला था इकाई अंक 5 आना चाहिए, इकाई अंक 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया, इसीलिए ये नहीं होगा, है ना। इसी तरह 4 का क्यूब कीजिए, 4 का क्यूब कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 64 हो जाएगा। तो आप ही बताइए, इसका भी इकाई अंक 4 हो गया तो आंसर नहीं होगा। मैं क्या बोला हूँ, इकाई अंक में 5 आना चाहिए, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये जैसे 45 है, तो इसका ये इकाई अंक क्या है बच्चों, 5 है, तो 5 का क्यूब कीजिए, क्या होता है 125। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए इकाई अंक क्या आ गया, 5 आ गया ना, 5 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ये था शॉर्ट ट्रिक, ओके।
हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर देखिए मान लीजिए आपको पता भी करना है ना कि सही है कि गलत है, तो क्या कीजिए 45 गुने 45 गुने 45 कीजिए और देखिए इतना ही जो है आपको आएगा। 45 का क्यूब कीजिएगा तो इतना ही आएगा। देन समझ जाइएगा कि आप लोग का क्वेश्चन का आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक गृहिणी जनवरी में बाकी महीनों के मुकाबले दुगना खर्च करती है। जनवरी का खर्चा सालाना खर्च का निम्न भाग होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बोल ये रहा है क्वेश्चन में कि एक हाउस वाइफ है और वो जनवरी में बाकी महीनों के मुकाबले दुगना खर्च करती हैं। तो बाकी महीने कौन कौन से हो जाएंगे? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी ये जितने भी बाकी मंथ्स देख रहे हो ना आप लोग, है ना, इसके कंपेयर में जनवरी में वो 2 गुना खर्च करती है। तो हम लोग मान लेते हैं भाई फरवरी में एक्स खर्चा की, मार्च में एक्स खर्चा की, अप्रैल में एक्स, है ना, मई में एक्स, यानी सब महीने में जनवरी को छोड़कर, क्योंकि जनवरी में बोल दिया है कि दुगना खर्च करती हैं तो यहाँ पे मैं दुगना कर दूंगा। ठीक है, बाकी फरवरी में एक्स रुपया खर्च करती है, मार्च में भी एक्स, अप्रैल में भी एक्स, मई में भी एक्स, है ना, मतलब सब में एक्स करती है, लेकिन केवल जनवरी में ये 2 गुना खर्च करती है यानी 2x करती हैं बस। अब बोल रहा है कि जनवरी का खर्चा जो है यानी ये, है ना, सालाने के खर्चा का कितना भाग होगा। अब बताइए तो सालाना में इनका कितना खर्चा होता होगा सालाना में? तो देखिए फरवरी से लेकर दिसंबर तक कितना मंथ हुआ? तो ये बच्चों 11 मंथ हुआ। 11 मंथ हुआ तो यहाँ से सीधे 11x कीजिएगा और फिर ये 2x 13x, तो सालाना में कितना खर्चा हुआ? 13x, बस हो गया। x से x काट दीजिए। आपसे यही पूछा था ना कि भैया जनवरी का जो खर्चा है सालाना खर्चा का कितना भाग होगा, तो 2/13 भाग होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है ऐसी वीडियोस बनाने में। ठीक है, चलिए लाइक दे दीजिए बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 125 विद्यार्थियों में से 72% क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कितने क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं आपको बताना है। ठीक है, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 125 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये मान लेते हैं बच्चों टोटल स्टूडेंट ये कितने परसेंट हो सकते हैं, मुझे ये बता दीजिए। टोटल स्टूडेंट्स जो है जहाँ खेल हो रहा है वहाँ टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? तो आप लोग बोलिएगा ना सर 100% होंगे। ऑफकोर्स 100% है, यानी टोटल स्टूडेंट आपके 100% हैं। अब उसमें से जो है ना 72% क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसी में से 72% विद्यार्थी जो है ये क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, 72% विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब आप ही बता दीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। देखिए टोटल स्टूडेंट 100% है, जिसमें से 72% क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब 100 में से 72 को घटा दीजिएगा तो क्या आएगा? 28%। तो 28% विद्यार्थी ऐसे हैं बच्चों जो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, है ना, जो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर मुझे पता है कि 100 टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100 है। प्रतिशत के फॉर्म में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? प्रतिशत के फॉर्म में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तो 100% है। और बराबर में संख्या में देखिए कितने स्टूडेंट हैं? टोटल 125 है। तो ये 100% बराबर हो जाएगा बच्चों 125 के। कैसे? तो देखिए टोटल स्टूडेंट जो है पूरे वो 100% में है ना, और संख्या में कितने हैं? टोटल 125 है। तो भाई यहाँ पे ऑल स्टूडेंट से ऑल स्टूडेंट बराबर हो गया। ऑल स्टूडेंट परसेंटेज में कितने थे? 100% थे, और संख्या में कितने थे? 125 थे। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1% बराबर हो जाएगा 125/100, यानी इसको काटिएगा 5 के पार्ट से 5 बार में, सॉरी इसको 25 के पार्ट से काटिएगा तो 5 बार में चला जाएगा, है ना। 25 25 125 होता है, हाँ जी 25 25 125 होता है। तो इसको 25 के पार्ट से काटिएगा तो 5 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 5/4 आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कितने क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, कितने स्टूडेंट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो देखिए, तो परसेंटेज में
परसेंटेज में कितना परसेंटेज स्टूडेंट क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो 28%, है ना, 28% क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो 28 और 1% का वैल्यू कितना निकला है, गुने में 5/4, यही ना है। 1% का वैल्यू कितना है, 5/4 है, तो गुने में 5/4 कर देंगे। तो यहाँ से इसको काटिए तो 7 चौके 28 हो जाएगा ना। तो 7 बचे 35। तो आप ही बताइए कितने क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 2 पुस्तकें 8,000 रुपये प्रत्येक से खरीदे। उसने एक पुस्तक पर 4% हानि और दूसरी पुस्तक पर 8% लाभ कमाया। सारे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत थी, क्या थी, यही बताना है आपको। ठीक है, तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, है ना, तो इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, उस ट्रिक को लिख लीजिए नोट में। नोट में क्या लिखना है आपको, लिखना है यदि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, यदि 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, जिसको क्रय मूल्य कहते हैं, यह सेम हो। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, एक दुकानदार ने 2 पुस्तक खरीदी। देखिए, एक ये पहली पुस्तक हो गई, ये सेकंड पुस्तक हो गई। तो पहली पुस्तक भी 8,000 रुपये में खरीदी और दूसरी पुस्तक भी 8,000 रुपये में खरीदी। यही चीज़ बोल रहा है ना, एक दुकानदार ने 2 पुस्तकें में से एक दुकानदार ने 2 पुस्तकें खरीदी और प्रत्येक पुस्तक का कीमत क्या है बच्चों, 8,000 है, यानी इसका भी 8,000 है, इसका भी 8,000 है। ठीक है, तो नोट में लिखना है यदि 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम हो, उसके बाद पहली वस्तु पर X% लाभ हो तथा दूसरी वस्तु पर Y% की हानि हो, तथा दूसरी वस्तु पर Y% की हानि हो, तब आपको क्वेश्चन में कहेगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने को। तब कैसे निकलेगा, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ये कैसे निकलेगा, तो आपको क्या करना है बच्चों, x - y/2 करना है। उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम होना चाहिए। उसके बाद पहली वस्तु पर X% का लाभ, दूसरी वस्तु पर Y% की हानि होनी चाहिए। तब उसके बाद जो है आप लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकते हो, x - y/2। तो देखिए बना दीजिए, अब बन जाएगा। कैसे, तो अब ध्यान दीजिए। अब मुझे ये बताइए पहली वस्तु पर X% का लाभ, तो लाभ कितना हुआ यहाँ पे, ये 4% की हानि है और 8% का लाभ है। तो पहले लाभ वाले को x मान लेंगे, लाभ वाले को x मानना है बच्चों, है ना, क्योंकि देखिए पहली वस्तु पर X% का लाभ हो, यानी लाभ कितना हुआ है, पहले लाभ जो है वो कितना हुआ है, 8%, तो ये x हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद माइनस, और y कितना है, y जो है ये 4% हानि हो जाएगी। ठीक है, तो 8 - 4 बटा में 2। तो यहाँ पर देखिए तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा, तो 4/2 यानी 2%। आ गया 2%। अब ये 2% यहाँ पे कुछ नहीं है, तो साइन क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो प्लस 2%, तो प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाभ हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 2% का लाभ हुआ है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ये जो x लिखिएगा ये मत लिख दीजिएगा, शुरू में देखिएगा 4% हानि, ये मत लिख दीजिएगा। x जो है यहाँ पे लाभ प्रतिशत होगा, तो लाभ प्रतिशत कितना है, 8% है ना। और ये y क्या है बच्चों, ये y हानि प्रतिशत है। तो हानि कितने का हुआ है, 4% का हुआ है। तो 8 में से 4 को घटाइएगा, 4 आएगा, तो 4/2, यानी ये जो सॉल्व कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, यानी प्लस में 2। तो प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रॉफिट हुआ है। यदि माइनस रहता तो वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता कि भाई लॉस हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 60 मीटर है, एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर है और दोनों के परिमाप समान हैं, तो बड़े खेत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बच्चों कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है, यानी देखिए पहले बोला है कि एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 60 मीटर है, तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ भुजा जो दे रखा है वर्गाकार खेत का
वो कितना दे रखा है बच्चों, 60 मीटर दे रखा है। ठीक है, जो जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। फिर उसके बाद बोला है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर है। तो यहां से मैं लिख लेता हूं आयताकार खेत की लंबाई, है ना, आयताकार खेत की लंबाई आपको दे दिया है दोस्तों कितना, 80 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है दोनों के परिमाप समान है। दोनों के परिमाप समान है, किसका किसका, वर्ग का और आयत का। ठीक है, तो वर्ग जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, आपको मालूम है, और जो आयत होता है बच्चों वो इस प्रकार होता है। ठीक है, तो इन दोनों का परिमाप जो है ना वो समान है। तो बच्चों वर्ग का परिमाप क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है बताइए, तो ये होता है 4a। ठीक है, और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, तो ये होता है 2 × L+B, है ना। और बोल रहा है कि क्या दोनों के परिमाप समान है, यानी ये वर्ग का परिमाप भी समान है और ये आयत का परिमाप भी, दोनों एक दूसरे के समान है, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, आयत का परिमाप जो होता है ये होता है 2 × L+B होता है। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए यहाँ से, 4 a क्या है, a भुजा है, 4 गुने भुजा, a को हम लोग भुजा कहते हैं। तो वर्ग का भुजा कितना है, देखो तो 60 मीटर था, तो यहाँ पे गुने 60 कर देंगे, और बराबर में 2, और L कितना दिया हुआ है, आयतकार खेत की लंबाई कितना है, 80 मीटर है, तो 80 कर देंगे, और प्लस में B। तो देखिए तो ये 240 हो जाएगा, 60 में 4 से गुना कीजिएगा तो ये 240 हो जाएगा, और बराबर में ये 80 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 160 प्लस में 2b। तो यहाँ से 240 में से अब 160 को घटाइए और बराबर में 2b, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 240 में से 160 को घटाएगा 80 आ जाएगा, बराबर में 2b। तो यहाँ से b कितना आ गया, b आपका आ जाएगा 40, काटिएगा तो 40 आ गया, तो b 40 आ गया। ठीक है, और l जो है दिया ही हुआ है, खेत की लंबाई 80 मीटर है और खेत की चौड़ाई जो है, आयतकार खेत की चौड़ाई वो 40 मीटर है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल बताए, बड़े खेत का क्षेत्रफल बताए। तो यही ना है बच्चों, बड़ा खेत कौन सा है, एक ये खेत है, एक ये खेत है, कौन सा है आप ही बताइए ना, यही ना है, यही है बड़ा खेत। तो इसका क्षेत्रफल बताना है, कहने का क्या अर्थ है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुने B होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है, 80 मीटर है, चौड़ाई कितना है, 40 है, तो 80 गुने 40 कितना आ जाएगा, 3200 आ गया बच्चों, 3200। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।